स्ट्रिंग में वेव, तो पर्टिकुलर टाइप के वेव का वेलोसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। रस्सी में वेव का वेलोसिटी क्या होगा, और वेव अपने साथ एनर्जी ले जाता है, पावर ट्रांसफर होता है उसमें, तो कितना पावर ट्रांसफर होता है, वो उन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है इसमें फोकस कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी में तरंग। ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। उसी का वेलोसिटी निकालने वाले, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है यहाँ, और आपने खींच के उसको रखा है, ये मेन पोजीशन का है स्ट्रिंग, ये आपने यहाँ से खड़े होके इसको खींच के रखा है, इस स्ट्रिंग को खींच के रखा है, खड़े हैं और खींच के रखे हैं। अब क्या करना है, इस स्ट्रिंग को खींच के रखे हैं, अब क्या करना है, इसको इसमें डिस्टरबेंस पैदा करना है, और डिस्टरबेंस का वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग में जो वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। इसमें पार्टिकल को अगर ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएंगे तो डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में जाएगा भाई, वेलोसिटी से। पार्टिकल, रस्सी के पार्टिकल अप एंड डाउन करेंगे। तो मान लो इसमें एक पल्स पैदा करते हैं, हिला दिए ऊपर की तरफ, छोटा सा पल्स, तो वो पल्स इसमें ट्रेवल करेगा, इस तरह का सीन बनेगा। थोड़ा रस्सी को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया ऊपर की तरफ, इस तरह से पल्स इसमें ट्रेवल करना शुरू हो। अब इसी के छोटे टुकड़े पे हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, उसको सर्किल का हिस्सा मान लेते हैं, सर्किल का सेक्टर मान लेते हैं, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये छोटा हिस्सा जो है स्ट्रिंग का, उसका लेंथ हम लोग डीएल मान लिए, इसी लेंथ पे हम लोग विचार करेंगे। ये जो छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किए, उसी टुकड़ा का लेंथ हम लोग डीएल मान लें, और इसी पे विचार करने वाले हैं। तो इसमें जो टेंशन होगा, इस तरह से टेंशन डेवलप हो जाए, इधर बड़ा करके बनाया है, इस छोटे से टुकड़े को बड़ा करके बनाया, इस तरह का टेंशन डेवलप हो जाए। कैसे उस तरह का टेंशन डेवलप होगा भाई, तो मान लीजिए आप जमीन पे सोए हुए हैं, पेट के बल, जमीन पे सोए हुए हैं पेट के बल, और कोई पेट पकड़ के आपका उठा ले, जमीन पे आप सोए हुए हैं पेट के बल, कोई पेट पकड़ के आपका यहाँ पे पकड़ के उठा लिया, तो क्या सीन होगा, ऐसे हो जाएगा, मुंडी इधर पैर इधर, इस तरह का सीन हो जाएगा। तो ये वाले पोर्शन पे विचार करेंगे, इधर वाला पोर्शन उसको खींचेगा इधर की तरफ, और इधर वाले पोर्शन को ये खींचेगा, इधर वाला पोर्शन जो है, ये पेट के अगल बगल वाला पोर्शन नहीं उठना चाहेगा ऊपर, ये जबरदस्ती उसको खींचेगा ऊपर, और इस वाले पोर्शन पे ऐसे टेंशन लगेगी, इस तरह से हर एक पोर्शन पे टेंशन लगेगी। तो ये पेट का छोटा सा पोर्शन हम देख रहे हैं, इसको पकड़ के उठा लिए, ये पीछे का शरीर, इधर का शरीर नहीं उठना चाहे, तो उसमें इस तरह से टेंशन डेवलप। समझ में आ गया, वही हाल रस्सी में होता है। अगल बगल वाला पोर्शन रेस्ट में रहना चाहता है, बीच वाला पोर्शन डिस्टरबेंस चलते बम्प कर रहा है, उठ रहा है, तो बगल वाले को खींचेगा ऊपर, चलो तुम भी, तो ये भी खींचा, उसको नहीं जाऊंगा, ये इसको बोलेगा चलो तुम भी, ये उसको खींचेगा, नहीं जाऊंगा। इस तरह से ये बनेगा, और ये स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में पूछे। तो कैसे टेंशन होता है आप समझ गए। तो उसी तरीके से यहाँ रस्सी के पोर्शन पे टेंशन होगा, ये जो पोर्शन है ऐसे, यहाँ से जो उठा है ये पोर्शन,
इसमें से थोड़े पोर्शन पे हम लोग विचार करें तो इस तरह से इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं ताकि फोटो दिखा पाए। ये रस्सी था, तो ये पोर्शन को ये खींचता है, ये इसको खींचता है, इस पोर्शन को ये खींचता है और वो बगल वाले ये इसको खींचेगा कि चलो ऊपर चलो, ऐसे तो वो इसको खींचेगा ऐसे। इस तरह से टेंशन लगता है रस्सी में। तो यही वाला छोटे टुकड़े पे इस तरह का टेंशन फोर्स आएगा। इस छोटे टुकड़े की लेंथ को हम लोग डीएल बोल रहे हैं। और रस्सी का अगर मास पर यूनिट लेंथ हम लोग मान लें डीएम, तो लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर डीएल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डीएल लेंथ ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग एंड मास डीएम, और इसका मास मान लिए डीएम। लेट मास पर यूनिट लेंथ, पूरे रस्सी का मास m है, लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे? लिनियर मास डेंसिटी। लेट मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ और linear mass density of string is mu, of string is mu. Let area of cross section of string, area of cross section of string is s. एरिया को a नहीं दे रहे क्योंकि a को एम्पलीट्यूड लिखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को s बोल दी, ऐसा मान ली। अब इसी डीएल पे विचार कर रहे हैं। इतना नोट कर लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको क्यों टेंशन उसमें डेवलप हुआ। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसमें क्यों टेंशन डेवलप हुआ उसको नोट कर लीजिए। क्या भाई, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो
फिर से बता देते हैं एक बार। ये रस्सी टाइट करके हिला दिए, इसमें इस तरह से एक पल्स डेवलप हुआ। अब ये बीच वाला, जैसे तुम जमीन पे सोया हुआ है पेट के बल, पेट पकड़ के कोई उठाएगा तो पैर बोलेगा नहीं उठूंगा, सर बोलेगा नहीं उठूंगा, तो खींचेगा पेट को नीचे की तरफ, तो यहाँ टेंशन डेवलप हो जाता है। इस पे भी टेंशन डेवलप होता है। इसी लेंथ, छोटे से लेंथ पे विचार कर रहे हैं। इसका मास डीएम बोल दिए, मास पर यूनिट लेंथ को डीएम बाय डीएल बोले, मास पर यूनिट लेंथ को डीएम बाय डीएल बोले। तो हम लोग क्या करते हैं, तो वही डीएल लेंथ पे विचार कर रहे हैं, तो उसको एक सर्किल का हिस्सा मान लेते हैं। छोटे से सर्किल का छोटा लेंथ जो था वो मान लो इस सर्किल का हिस्सा होगा, इसका रेडियस आर हो। तो रस्सी में टेंशन है दोनों तरफ, इधर और इधर। तो यहाँ पे देखो ये टेंशन ऐसे दिखाएंगे और ये टेंशन ऐसे दिखाएंगे इस तरह से। ये लाइन हो गया, यहीं से टेंशन दिखाएंगे। थोड़ा बड़ा करके हम बना रहे हैं। इस तरह से टेंशन दोनों तरफ रस्सी में डेवलप, टी टेंशन टी डेवलप। यही रस्सी है और छोटा टुकड़ा है लेकिन बड़ा करके दिखा रहे हैं, डीएल लेंथ है। ये टुकड़ा ये सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को वो छोटा एंगल डी थीटा बोलेंगे। तो आधा एंगल डी थीटा बाई 2 और आधा एंगल डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसके सेंटर के ठीक नीचे, सेंटर के ठीक नीचे एक मान लो कि कार है और इस पे तुम खड़ा है, और जितने से वेव जा रहा था रस्सी में उतना ही स्पीड से तुम उसके डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब वेव का वेलोसिटी जितना था उतना ही वेलोसिटी से जाएगा। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि वेव नहीं ट्रेवल कर रहा है, रस्सी ही पीछे भाग रहा है। ये रस्सी का जो टुकड़ा छोटा से कंसीडर किया, ये इधर भागता हुआ दिखेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर द ऑब्जर्वर एट द सेंटर ऑफ द लूप moving with same velocity as that of wave, observe that string is moving backward with velocity v। तो मटेरियल पार्टिकल मूव करते हैं, स्ट्रिंग तो मूव नहीं करता है, वेव मूव करता है। तो वेव के वेलोसिटी से अगर हम लोग जाने लगे, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी होता है वेव का, तो रस्सी ही लगेगा पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब ये डीएम मास का पार्टिकल है एक छोटा सा, ये बहुत छोटा सा पार्टिकल है डीएम। इसी को बड़ा करके हम लोग बनाए, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इसी को बड़ा करके बनाए। इसका मास डीएम है, एक पार्टिकल की तरफ माने। एंगल देखते हो डी थीटा लिखे हैं। तो ये लेंथ पूरा को हम लोग डीएल बोले थे और रेडियस को आर बोलेंगे। लेट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, एंड टी बराबर टेंशन इन डीएल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन डीएल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये टेंशन हो गया। अब इस टेंशन का दो कंपोनेंट हो गए, ये एंगल डी थीटा है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे होता है, तो ये एंगल अंदर वाला 90 हो गया यहाँ से यहाँ, और ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी हो जाए 90 माइनस डी थीटा बाई 2। इधर वाला जो एंगल होगा वो डी थीटा बाई 2 हो जाए। उसी तरह से इधर वाला जो एंगल होगा वो भी डी थीटा बाई 2 हो जाए। इस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा इधर वो कहलाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर भी कहलाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। क्या कहलाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2 इधर वाला। और ये कंपोनेंट जो होगा नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, इधर हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2।
इधर भी हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई, ऐसा। अब ये टी दुनिया में नहीं रहा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। The required centripetal force is provided by component of tension towards the circle. Required centripetal force is provided by component of tension towards the circle. हम लोग लिखेंगे required centripetal force is provided by, required centripetal force is provided by, required centripetal force is provided by component of tension towards the circle. Component of tension force towards the circle. Component of tension force towards the circle. Towards the circle. तो सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कितना मास था इसका? डीएम मास था टोटल, और क्या वेलोसिटी से ये जाता हुआ दिख रहा है रस्सी? डीएम मास का वी वेलोसिटी से, इस ऑब्जर्वर के लिए। यही ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। इनर्शियल फ्रेम से देखने पे डीएम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्किल में घूमना चाह रहा है, तो डीएम वी स्क्वायर बाय आर, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब देख कौन रहा है? तो 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये t साइन डी थीटा बाई t साइन डी थीटा बाई 2, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 ये दे रहा है टेंशन फोर्स। क्या दे रहा है? टेंशन फोर्स। तो अब यहाँ पे डीएम को हम लोग लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ को म्यू बोले थे, यूनिट लेंथ के मास को म्यू बोले थे, यूनिट लेंथ के मास को म्यू बोले थे, तो डीएल लेंथ का मास क्या हो जाएगा? म्यू डीएल। अब इस एंगल को देखो, डी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डीएल बाय रेडियस आर, तो डी थीटा इक्वल टू बोल सकता है आर्क लेंथ बाय रेडियस आर, डी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस आर। तो डीएल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, तो यहाँ पे डाल देंगे म्यू इंटू आर इंटू डी थीटा। अब स्मॉल एंगल है ये डी थीटा, तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल टू डी थीटा बाई 2, ये डाल दिए 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल टू डीएम हो गया म्यू आर डी थीटा इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो टेंशन इक्वल टू हो गया म्यू इंटू वी स्क्वायर। ये रस्सी में इतना टेंशन होगा, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो वी कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वी इक्वल टू हो जाएगा टी बाई म्यू का रूट। इसको नोट कर लो, समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो पूछो। नोट कर लो, समझ में आया तो बताओ यस कॉमा ओके, और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। नोट कर लिया? रहने दे इसको बोर्ड पे। यस,
तो इसका मतलब वेलोसिटी हो गया रूट टी बाई म्यू, वेलोसिटी हो गया रूट टी बाई म्यू, वेलोसिटी हो गया रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग हो गया रूट टी बाई म्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग हो गया रूट टी बाई म्यू, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम लोग डीएल लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस था, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का, डेंसिटी रो है, तो मास को क्या बोलेंगे डीएम, रो इंटू वॉल्यूम एस इंटू डीएल, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या बोलेंगे डीएम इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएम बाई डीएल को मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, तो रो इंटू एस हो जाएगा, डीएल कट जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ को रो एस भी बोलते हैं, रसवा बोलते हैं इसको, रसवा, रो एस, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास पर यूनिट लेंथ इज आल्सो नोन एज, म्यू को क्या बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, तो वेलोसिटी हो गया रूट टी बाई म्यू एस, मतलब रो एस, रूट टी बाई म्यू एस, रो एस, ऐसा हो गया फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? रस्सी में ट्रांसवर्स वेव तो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, in a stressed string, velocity of transverse wave in a stressed string, velocity of transverse wave in a stressed string. Next, पावर ट्रांसमिशन बाय वेव, अब वेव में पावर भी ट्रांसफर होता है, तो पावर ट्रांसमिशन बाय वेव जरा देखें, पावर ट्रांसमिशन बाय वेव, एवरेज पावर ट्रांसमिशन निकालते हैं, तो मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आपने जो है ऑसिलेट, मतलब थोड़ा पल्स पैदा किया, ऐसे ये स्ट्रिंग था, उसको यहाँ से आपने जर्क देके पल्स पैदा किया, कुछ टाइम में ट्रेवल करते हुए पल्स यहाँ आया, किसी पोजीशन पे देख रहे हैं, तो रस्सी के इतने टुकड़े पे हम लोग विचार कर रहे हैं, ये राइट साइड वाला, तो इस पे कैसा टेंशन आएगा जरा बता दो, टेंशन फोर्स कैसा आएगा, ये राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग पे लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग कैसा टेंशन लगाएगा, ये स्ट्रिंग का सेंट्रल लाइन खींचे, तो ये जब बीच से उठना चाहेगा तो इधर वाले को भी खींचेगा ऊपर चलो, ये पूरा स्ट्रिंग था, अब पेट पकड़ के उठा दिया तो इधर वाला को बोलेगा ऊपर चलो, तो इसमें टेंशन ऐसा है, दिस इज द टेंशन, तो टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेस्ड राइट साइड स्ट्रिंग, राइट साइड स्ट्रिंग बाय लेफ्ट साइड स्ट्रिंग, बाय लेफ्ट साइड स्ट्रिंग, बाय लेफ्ट साइड स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रेस राइट साइड स्ट्रिंग बाय लेफ्ट साइड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी बताइए क्या होगा, यूपी कितना होगा, एक पिछले क्लास में पढ़ाए थे माइनस बी डेल वाई बाय डेल एक्स बोलते हैं, इसका एंगल अगर इधर से हम लोग थीटा ले लें, थीटा एंगल पे उठ गया है, तो ये वाला एंगल होगा स्लोप वाला 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को स्लोप बोलेंगे, यही हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स को स्लोप बोलते हैं, है ना, ये 180 माइनस थीटा होगा, सॉरी 180 माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा को स्लोप ये स्लोप हो गया इस एंगल का, 10 को स्लोप बोलते हैं। 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो, तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स। तो 10 थीटा हो गया माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स। 10 थीटा हो गया माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स। तो देखो यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। यहाँ से देखा कि डेल वाई बाय डेल एक्स नेगेटिव है तुम्हारा, और वेव इधर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, इसको पॉजिटिव मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो v तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों मिला देंगे तो नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूपी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब ऐसा हो गया वेव पार्टिकल का, यूपी इधर की तरफ हो जाएगा, वेव पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरह का हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो इसका वाला एंगल कितना आ गया, ये 90, ये वाला भी थीटा होगा, उधर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब पावर ट्रांसफर को क्या बोलता था, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो रस्सी का पार्टिकल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे टेंशन इधर की तरफ है, दोनों का बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो पावर ट्रांसफर, पावर डिलीवर्ड बाय वेव को बोलेंगे फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये टेंशन डॉट वेव पार्टिकल वेलोसिटी है यूपी। यूपी क्या है, वेव पार्टिकल वेलोसिटी, डेल वाई बाय डेल टी वाला। तो इसमें डाल दो, फोर्स हो गया ए बी, ए डॉट बी को खोलो, ए बी कॉस थीटा, ए इंटू बी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं। बचपन में देखो, बचपन में खाली पढ़ता था कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब तुम बड़ा हो गया है तो तुमको कैलकुलेट करवा रहे हैं कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है पर सेकंड, पावर डिलीवर्ड बाय वेव। बचपन में तो पढ़ा ही था कि वेव के साथ एनर्जी जाता है। तो अब तुम 11th क्लास में चला गया, अब वक्त आ गया कि तुम जानो कि कितना एनर्जी ट्रांसफर करता है एक सेकंड में, दैट इज द पावर। वही कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो टेंशन फोर्स है यहाँ रस्सी में, मान लो रस्सी में जो वेव है उसके चलते पावर निकालेंगे, सबके लिए वैल्यू रहेगा, हर वेव के लिए ऐसा ही फॉर्मूला हो। तो ये टेंशन हो गया, वेव पार्टिकल वेलोसिटी है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी को पावर बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो टी यूपी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। अब ये जो रस्सी बम्प किया, वो स्मॉल बम्पिंग के लिए हम लोग थीटा को स्मॉल बोलते हैं, और स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को टेन थीटा बोल देते हैं। तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज टेकन एज टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते थे, माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ निकाल के रखे हैं, उसको लिख देंगे माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स। तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। यूपी को क्या बोलते थे तुम पिछले क्लास में पढ़ा था, वेव पार्टिकल वेलोसिटी को डेल वाई बाय डेल टी बोलते हैं। ये दोनों चीज लाके यहाँ पे रख दो, साइन थीटा को टेन थीटा मान लेगा, माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स डाल देगा, तो हो जाएगा माइनस टी इंटू यूपी हो गया डेल वाई बाय डेल टी, और ये हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स, उसका माइनस शुरू में लिख दिया। ये किसी भी वेव का इक्वेशन अब तुम वाई के टर्म में लेता है और उसको डिफरेंशिएट करने जानता है, पावर डिलीवर्ड आ जाए। ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला। बोलेगा सर इसमें नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव तुमको देखने में लग रहा है, समझ गया। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जब वाई इक्वेशन मानेगा वेव का, डेल वाई बाय डेल टी निकालेगा और डेल वाई बाय डेल एक्स निकालेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो वो माइनस हो जाए, माइनस साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो पावर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पावर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नेगेटिव देख के मत समझना कि नेगेटिव हो, ऑलवेज नॉन नेगेटिव मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव आए। ये जनरल फॉर्मूला हो गया पावर ट्रांसफर बाय एनी वेव, माइनस टी डेल वाई बाय डेल टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। नोट कर लो इसको। तो अब इसको कोई इक्वेशन मान के हम लोग निकालने वाले हैं जल्दी से। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है बात। फोर्स डॉट वेलोसिटी को बोलते हैं पावर, ये पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी है, तो cos 90 माइनस थीटा होगी। इस तरह से तुम वेव का पावर ट्रांसफर बाय वेव निकाल लिए, माइनस टी डेल वाई बाय डेल टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स, माइनस टी डेल वाई बाय डेल टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। अब इक्वेशन मान लेते हैं वेव का। तो इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव लेट मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग
तो क्या इक्वेशन मानता था स्ट्रिंग में ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसे मानता है तुम वेव का इक्वेशन। अब इसमें से डेल वाई बाय डेल एक्स निकाल लो, खाली एक्स वेरिएबल मान के निकाले, सिर्फ एक्स वेरिएबल मान के कैलकुलेट करेगा। तो डेल वाई बाय डेल एक्स हो जाएगा साइन का कॉस और अंदर वाले का के बाहर आएगा, ये हो जाएगा ए के इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वही चीज हो जाएगा और अंदर वाले का के बाहर आएगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल टी वाला जीरो हो जाएगा, फाइव भी जीरो हो जाएगा। डेल वाई बाय डेल टी निकालो, इस बार टी वाला टर्म होगा, ये वाला डिफरेंशिएट होगा तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और अंदर वाले में से माइनस बाहर आएगा तो माइनस ओमेगा है। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म आ गया, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये दोनों ले जाके डाल देगा इस फॉर्मूले में, तो पावर ट्रांसफर बाय वेव का जनरल फॉर्मूला है। तो पावर ट्रांसफर बाय वेव का जनरल फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा, दिस इज द पावर ट्रांसफर बाय वेव। तो पावर डिलीवर्ड बाय वेव या ट्रांसफर्ड बाय वेव, पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव कितना हो जाएगा तब, P इक्वल टू ये वाला दोनों वैल्यू लाके यहाँ डाल देते हैं, ये मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ओमेगा होगा, तो माइनस टी इंटू ए स्क्वायर के ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। खाली वैल्यू डाल दिया, कुछ नहीं किया। देखो पॉजिटिव टर्म आ गया, कॉस स्क्वायर टर्म तो पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव आए। अब टेंशन अभी पढ़ा था तुम म्यू वी स्क्वायर, म्यू को बोलता है रो इंटू एस इंटू वी स्क्वायर, म्यू को रो एस बोलते हैं, रसो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी, ये डाल देते हैं उसमें, ये भी पुट कर दें तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, रो हो गया एक, एस एक हो गया, वी स्क्वायर हो गया, तो रो एस इंटू के इंटू वी स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ये किसी पोजीशन एक्स टाइम टी पे पावर है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर है। इस पावर को क्या बोलते हैं, पोजीशन एक्स और टाइम टी पे पावर कितना डिलीवर हो, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो। ये बार बार बदलेगा अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे, तो हमेशा अलग क्लास में अलग अलग मार्क्स आया, और आईएएस का इंटरव्यू देने जाता है तो हर क्लास का मार्क्स नहीं, एवरेज मार्क्स पूछ लेता है कि प्ले स्कूल से लेके 10th क्लास तक में तुम्हारा एवरेज क्या था, तो इसका एवरेज निकालेंगे। कॉस स्क्वायर का एवरेज एक साइकिल में 1 होता है, और साइन स्क्वायर का एवरेज जो है एक साइकिल हाफ होता है, कॉस स्क्वायर का हाफ होता है, कॉस स्क्वायर का एवरेज एक साइकिल में हाफ होता है। तो कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, अगर टाइम को वेरिएबल मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से टी टाइम तक में, मतलब एक साइकिल में इसका वैल्यू हमेशा हाफ आता है, उसको अलग से बाद में हम लोग देख लेंगे। इसको याद रखो कि कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ आता है, या टी के टर्म में है तो टी बाई 2 है, एवरेज नहीं लिया है, टी के टर्म में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है तो इसका वैल्यू हमेशा टी बाई 2 आए। एक्स जीरो डाल दो, पोजिशन जीरो डाल दो, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से टी तक में इंटीग्रेट करेगा तो टी बाई 2 आ जाए। किसी भी पोजीशन के लिए इंटीग्रेट करें, एक पोजीशन को फिक्स कर दिया और टाइम के साथ उसको वेरी करा रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर का जो है एक साइकिल में वैल्यू टी बाई 2 आएगा। तो एवरेज पावर हम लोग इसमें से कैलकुलेट करेंगे, पहले यहां तक नोट कर लो, लास्ट स्टेप लिखने वाले हैं। तो हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ किसी पोजीशन एक्स टाइम टी पे, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू लेंगे तो टी से डिवाइड करना होगा इसमें, तो वो हाफ चलाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी वगैरह सब निकालने के लिए सिखाए थे तुमको, जनरल एवरेज कैसे निकालते हैं, तो पावर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी, तो ये टी बन जाएगा, इसको बोलते हैं एवरेज पावर। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज पावर इन वन साइकिल, एवरेज पावर इन वन साइकिल। तो जब एवरेज पावर निकालेगा ये वाला वैल्यू उसमें डाल देगा तो रो बाहर आ जाएगा, एस बाहर हो जाएगा, और केवी को ओमेगा बोलता था केंद्रीय विद्यालय में, वो ओमेगा केवी को ओमेगा बोलता है, तो एक केवी को ओमेगा लिख दो तो ओमेगा ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक वी बचा रहेगा इंटू वी, और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा,
kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट इंटू डी टी, 0 से t, और ये t हो गया तो डिवाइडेड बाई t हो जाएगा इसमें, ये t/2 डिवाइडेड बाई t हाफ आ जाए, ये बन गया हाफ रो वी, रो एस वी, रसो वी बोलते हैं इसको, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रसो वी। ये हो गया एवरेज पावर ट्रांसफर, सिंपल सा फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला किसी भी वेव में लगाए। दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव, दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव। इसी को हम लोग को याद रखना है, नोट कर लो इसको, एवरेज पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव। कॉस स्क्वायर का ये एवरेज वैल्यू हुआ, हाफ होता है। केवी को हम लोग ओमेगा रख दिए, केवी को ओमेगा रख दिए, एक के गायब हो गया, तो एक वी गायब हो गया, एक वी बचा रसो वी, और ये ओमेगा बन गया तो ओमेगा स्क्वायर ए, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रसो वी। तो दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव, यही प्रॉब्लम बनाने में काम है। अब इसमें इंटेंसिटी ऑफ वेव निकालते हैं। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, किसी भी सोर्स का एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, जैसे साउंड एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड को पावर बोलेंगे, पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब वॉट बाय एरिया, ये इंटेंसिटी का है, मतलब पावर बाय एरिया कर देंगे तो इंटेंसिटी निकल जाए। इंटेंसिटी ऑफ वेव निकालेंगे, एवरेज पावर ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब या स्ट्रिंग। तो इसमें एस कट जाएगा ये वाला टर्म, तो बच जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ये इंटेंसिटी कहलाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में, इंटेंसिटी हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ओमेगा का वैल्यू पुट करेगा 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे डाल देंगे ओमेगा का वैल्यू, अगर ये 12th क्लास में तुमको लिखा जाता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, यहाँ देखो हम प्रूव कर दिए, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, 9th में भी पढ़ा होगा, मास्टर रटाता होगा, यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दी। तो आप ओमेगा को 2 पाई एफ का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया इंटू ए स्क्वायर रो वी, 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव तुम देखो, आज के बाद तुमको ये काम हमेशा आते रहे, ये फॉर्मूला, ये पूरा प्रूफ एक बार लाइफ में तुमको कर दिए। अब तुम इससे समझ गया, यहाँ से क्या दिखाते, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की, ये दो इंपॉर्टेंट चीज बार बार यूज होता है। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा। और बीट्स पढ़ेंगे हम लोग, बीट्स, तो उसमें भी ये चीज यूज करेंगे कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे उसमें भी बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, आई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आई मतलब इंटेंसिटी। ये हो गया पावर डिलीवर्ड एंड इंटेंसिटी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब चीज नहीं पढ़ाएंगे, फिर जैसा तुम जाता है स्कूल टाइप का वैसा ही पढ़ा देंगे। ये हो गया इंटेंसिटी। तो बचपन में सिर्फ हम लोग 8th 9th क्लास के किताब में लिखा हुआ है, अभी लाके दिखा देंगे, बोलेगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, डायरेक्ट यूज करता है। तो उसका प्रूफ तुम देखा, पूरा फॉर्मूला देखा कैसे पावर डिलीवर्ड होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, युवराज और सुजल आज तक एब्सेंट नहीं हुआ था, आज क्यों एब्सेंट है जी, आगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट है एब्सेंट है, उसको पूछो साहिल थोड़ा। इंटेंसिटी हुआ इतना। नेक्स्ट, अब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेव in a string, in a stressed string,
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग निकालना है। तो देखो जब स्ट्रिंग को टाइट रख के हम लोग एक बम्प देते हैं तो इस तरह से उड़ जाता है रस्सी थोड़ा। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके तुमको दिखा रहे, उतना नहीं उठेगा लेकिन तुमको दिखा रहे हैं थोड़ा बड़ा करके, ताकि समझ में आ जाए कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल रस्सी पहले ऐसे था, ये मीन पोजीशन कला है, मीन पोजीशन। अब क्या करेंगे हम लोग कि मान लो कि ये छोटा टुकड़ा रस्सी का डीएल पे विचार कर रहा है। अब यही डीएल वाला टुकड़ा देखो ऊपर ऐसे उड़ गया है, थोड़ा तिरछा हो गया है, ये लेंथ को हम लोग डेल्टा एल बोल दिए। इसमें लेंथ को क्या बोल दिए, डेल्टा एल। ये ऑसिलेशन कराने के चलते ये उड़ गए। ओरिजिनल लेंथ यही था डेल्टा एक्स, तो ये वाला लेंथ भी डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये डेल्टा वाई से उड़ गया। तो चेंज इन लेंथ हम लोग को निकालना है यहाँ कितना हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स टू स्ट्रेच द वायर। तो कितना लेंथ से स्ट्रेच हो गया वायर, तो ये डेल्टा एल में से ओरिजिनल लेंथ डीएक्स घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना स्ट्रेच हुआ। तो पहले डेल्टा एल यहाँ पे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर अंदर में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स बाहर हो जाएगा और उधर लिख देंगे 1 प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर रूट का मतलब हाफ। अब स्मॉल लेंथ है ये, तो डेल्टा वाई भी स्मॉल होगा, डेल्टा एक्स भी स्मॉल होगा, तो ये रेशियो कम होगा। तो फॉर स्मॉल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगा देंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलेगा, जब ये 1 से छोटा होगा उसका स्लोप कम है, तो बाइनोमियल थ्योरम ये कहलाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को एन एक्स बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 1 प्लस एन एक्स लगभग लगभग। ये पावर चलाएगा प्रोडक्ट में, ये हो गया डेल्टा एक्स 1 प्लस हाफ इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा चला है, ये पावर चलाया प्रोडक्ट में। ठीक है, इतना हो गया। अब चेंज ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेच लेंथ कितना हुआ, स्ट्रेच्ड लेंथ इतना हुआ, स्ट्रिंग का जो dx था डेल्टा एल बन गया था। ओरिजिनल लेंथ dx है, डेल्टा एक्स है। ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एक्स था पहले, जब हम लोग डिस्टरबेंस नहीं पैदा किए थे, ऐसे था सीधा स्ट्रिंग, अब उठ गया तो चेंज इन लेंथ निकालो, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा, उसको डेल एल बोलते हैं। तो ओरिजिनल ये फाइनल लेंथ डेल्टा एल में से डेल्टा एक्स घटा देंगे। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो इसको पहले डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर, तो डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस हाफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1 हो जाए, तो प्लस माइनस वन कट जाए, प्लस माइनस वन कट जाएगा। तो ये चेंज इन लेंथ चलाया कि टेंशन होने के चलते, टेंशन फोर्स से इसको उठा रहा था, तो रस्सी में टेंशन के चलते इसमें एलोंगेशन हो गया रॉड में इतना। अब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स को ही बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। चेंज इन लेंथ इतना आ गया, नोट कर लो जल्दी से, डेरिवेशन बता दे रहे हैं, बाकी नहीं तो बहुत किताबों में डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, तुमको समझ में नहीं आया कहाँ से आया फार्मूला, तो पूरा डिराइव कर दे रहे हैं। एक बार देख लो तुम, जब दिमाग खुलेगा तब तुमको फायदा होगा। आज खुल गया तो आज ही फायदा होगा, नहीं तो 2 साल बाद खुला, 2 साल बाद, 64 साल बाद खुलेगा, 64 साल या 65 साल बाद। लिख लो उसको, जब ब्रेन खुल जाए उसी समय फायदा। तो हम बता दे रहे हैं ताकि तुमको लगे नहीं कि भाई कहाँ से आया। तो देखो ये जानना जरूरी है, तभी हायर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अंदर की बात जानोगे कैसे होता है सारा मैकेनिज्म, तो डर नहीं लगेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, उसको बोलेंगे हम लोग वर्क डन बाय
टेंशन फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड को बोलेंगे इन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, इन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। जैसे स्प्रिंग खींचा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब ये छोटे लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग, स्ट्रेच द स्ट्रिंग। कितना से स्ट्रेच किए हम लोग? डेल्टा एल से। ये वाला को डेल एल बोल दिए, तो टी इंटू डेल एल कर देंगे। तो टेंशन इंटू डेल एल हम लोग निकाल चुके हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हाफ इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्मॉल लेंथ की बात करते हैं, तो फॉर स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग डेल्टा एक्स को डीएक्स बोल देंगे, डेल्टा एक्स को हम लोग डीएक्स बोल देते हैं, और डेल वाई बाय डेल एक्स को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको बोलते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको बोलते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स स्मॉल लेंथ के लिए। अब ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा। नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फिर तब बात करते हैं। ये पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये। तो जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। तो हाफ की एक्स स्क्वायर जैसे लिखता था तुम, उसी तरह का कुछ फॉर्मूला आने वाला है। ये नोट कर लिया तो ओके लिखेगा जल्दी से, नोट कर लिया तो ओके लिखेगा जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, तो दिस इज नाउ इक्वल टू, अब ये टेंशन को रहने देते हैं, हाफ इधर ले आए और इसको तब बोल देंगे dx, इसको डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये छोटा सा स्ट्रेच करने में इतना पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा स्ट्रेच करने में इतना पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टेंशन को तुम बोलता था वेव का वेलोसिटी v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। तो टेंशन को इतना बोलता है, म्यू को रो एस बोलता है, पहले भी देख चुके हैं। ये अगर पुट कर दोगे इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ रो एस इंटू वी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एस इंटू डी एक्स को वॉल्यूम बोलेंगे। जो स्ट्रिंग था, इस तरह का टेंशन उसमें लग रहा था, इधर टेंशन जो स्ट्रिंग ऐसे हो गया था, टेंशन इधर लग रहा था, इधर टेंशन लग रहा था स्ट्रिंग में। तो ये लेंथ जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस और dx, उस दोनों को इधर ले आए, इसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोले, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही क्वेश्चन में दिया रहता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोले। इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम को मास डेंसिटी बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बोले। तो ये एस और dx उधर लेते गए, तो ये बन गया हमारा हाफ रो वी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डी लिख देते हैं, लेकिन एक छोटा सा, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको डी से लिख देते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इसमें y का कोई इक्वेशन लेके तुम इसको डिफरेंशिएट करेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स निकाल के इसमें डालेगा तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। नोट कर लो इसको जल्दी से, पहले पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही फॉर्मूला लगाएंगे। आप रो वी स्क्वायर, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, डेल वाई बाय डेल एक्स स्लोप कहलाता है, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग हो गया, और डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया हमारा, डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया हमारा
slope of a string at position x. नोट कर लिया तो ओके लिखना। अब y हम लोग मान करके इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ इंटू मास डेल्टा एम बाय वॉल्यूम डेल्टा वी आई इंटू वेव पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर बोलता था, छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया रस्सी का, उसका मास डेल्टा एम है, बाय वॉल्यूम डेल्टा वी है। मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलेंगे, हाफ रो यूपी स्क्वायर होगी। ये भी यूपी स्क्वायर ही था, ये भी हाफ रो यूपी स्क्वायर इसको बोल सकता है। तो दोनों सेम होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों सेम होता है। क्यों? यूपी को हम लोग क्या बोले थे, माइनस बी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स बताए थे, वे पार्टिकल वेलोसिटी। ये इसमें डाल दोगे तो ये भी वैसा ही बन जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों का सेम रिजल्ट आया। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें हम लोग। तो यहाँ देखो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों का सेम फार्मूला, हाफ रो यूपी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन वेव बोलता था, एनर्जी ट्रांसफर होता है तो टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम को उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हो गया, जोड़ देंगे तो एनर्जी डेंसिटी खाली बोलते हैं। और एनर्जी डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, एनर्जी डेंसिटी। और टोटल एनर्जी को ई बोले और बाय वॉल्यूम तो बराबर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था हाफ रो इंटू वी स्क्वायर डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी इतना ही था, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो क्या चला आएगा, दोनों जोड़ दीजिएगा तो क्या चला आएगा, दोनों जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा हाफ रो, हाफ नहीं हाफ खत्म हो गया, तो रो वी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब डेल वाई बाय डेल एक्स तो वेरिएबल चीज है, ये बदलता रहेगा, इसलिए एवरेज निकालेंगे इसका हम लोग। इसका एवरेज अभी निकालेंगे, कोई इक्वेशन मान के डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा, फिर कॉस स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, उसका एवरेज हाफ हो जाएगा। एवरेज निकालने वाले हम लोग, यहाँ तक नोट कर लो पहले। तो तुम समझ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होता है। अब एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे देखो ये नोट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होता है। एवरेज वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं एनर्जी का, एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं एनर्जी का। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन ए स्ट्रिंग एज कुछ मान लो, तो तुम मानता ही आया y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसमें से डेल वाई बाय डेल एक्स तुम निकाल सकता है, तो ए साइन का कॉस हो जाएगा, फिर अंदर वाले से क्या आएगा, ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसको पुट कर देंगे इस एनर्जी इसमें। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
इक्वल टू हो गया, ये पुट कर दिए तो रो वी स्क्वायर, तो रो हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया, वो के स्क्वायर हो गया, इंटू ए स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब के वी को हम लोग ओमेगा बोलते थे, तो ओमेगा को के वी बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय में ओमेगा, तो के वी स्क्वायर को हटा देंगे, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तब उसको हम लोग लिख देंगे, ये बन जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब एवरेज हम लोग यूज करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, एक्स और टी के साथ बदलेगा, जनरल फॉर्मूला। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी यही वाला यूज करते हैं, इसको यू एवरेज बोलते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एक साइकिल में एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये था एनर्जी जितना, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी डिवाइडेड बाय टी, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज जो होगा, ये सब तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट होता है, बाहर निकल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट इंटू डी टी के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक और टी से डिवाइड करेंगे, ये कॉस स्क्वायर का एवरेज हो जाए, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हो जाए, और ये एवरेज वैल्यू होता है हाफ, ये एवरेज वैल्यू हाफ होता है। तुम एक बार इंटीग्रेट करके देखना, कॉस स्क्वायर थीटा का 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देना, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देना, देखना हाफ आ जाए, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज इतना होता है, इसलिए ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया जूल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, इसको नोट कर लो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जल्दी नोट कर लो इसको, एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ने से पैदा हुआ था काइनेटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कितना हो जाएगा 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कितना हो जाएगा 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, दोनों जोड़ देंगे तो हाफ बन गया, मतलब इसका आधा आधा हो जाएगा काइनेटिक और पोटेंशियल एवरेज। ये एवरेज एनर्जी लिखे हैं, ना काइनेटिक ना पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एवरेज मैकेनिकल एनर्जी। तो वेव में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा एवरेज इतना होगा, रो डेंसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ये एम्पलीट्यूड। इसी से आप जो अभी निकाले थे पावर ट्रांसफर, वो भी इसी से निकाल सकते हैं, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसमें से पावर के साथ कैसे रिलेट करिए, देखिए पावर का यूनिट होता है वाट, मतलब जूल पर सेकेंड, जूल मतलब एनर्जी। अब इसमें जो है आप डिवाइड किए हैं एनर्जी में, इसमें जो है आप डिवाइड किए हैं वॉल्यूम से, ये वाला एनर्जी में वॉल्यूम है, तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू एवरेज इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा जूल, जूल पर मीटर क्यूब है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल, और डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो ये बन जाएगा पावर, तो एवरेज पावर इक्वल टू हो जाएगा इतना। अब वॉल्यूम बाय टाइम जो है वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे कि किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वॉल्यूम फ्लो रेट को क्या बोलते थे, रो इंटू वी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रो वन वी वन इक्वल टू रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू, ए इंटू बी बोलते हैं, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू बी टू। तो वॉल्यूम बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव बी, ये हो जाएगा यू एवरेज इंटू एस इंटू बी। एस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रस्सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एस इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा, आप इसमें एस इंटू बी से मल्टीप्लाई कीजिए और आप देखिए पावर जो निकाले थे थोड़ी देर पहले, एवरेज पावर, वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया, तो दो बार फॉर्मूला डिराइव हो गया, एनर्जी से भी पावर निकाल सकते थे और पावर से भी एनर्जी निकाल सकते थे, तो दोनों सेम आ जाए, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रसो बी आ जाए, यही तो आया था फॉर्मूला पावर का। तो एनर्जी डेंसिटी से पावर निकालना हो,
ऐसे। अब इसे इंटेंसिटी निकालना है तो एरिया क्रॉस सेक्शन एस से डिवाइड कर दें तो इंटेंसिटी आ जाएगा, आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी, ये दोनों में रिलेशन होगी। एनर्जी डेंसिटी से कैसे निकाले आप, ये पर मीटर क्यूब था, इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल बन गया ये। अब बाई टाइम कर दिया तो जूल पर सेकंड वाट बन जाएगा, जूल पर सेकंड मतलब ये वाट हो गया। अब वॉल्यूम बाय टाइम को हम लोग जानते हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी बोलते हैं। A1V1 इक्वल टू A2V2 वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज बोलते थे। तो यहाँ पे जो है एस क्रॉस सेक्शन से वी वेलोसिटी का वेव जा रहा है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एसबी को बोलेंगे, एसबी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा पावर। तो फाइनली हम लोगों ने देखा दो फॉर्मूला। पहले हम लोगों ने देखा था एवरेज पावर, एवरेज पावर यही हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो एस इंटू वी, ये हो गया वॉट में। और एनर्जी डेंसिटी निकालना है इसमें से, तो पावर में एस और वी से डिवाइड कर दी, एवरेज पावर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जूल पर मीटर क्यूब है। तो ये एस वी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो, जूल पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। यही दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और तीसरा इंटेंसिटी है, तीसरा क्या है इंटेंसिटी। तो पावर में इंटेंसिटी से डिवाइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कीजिएगा तो इंटेंसिटी आ जाए, आई इंटेंसिटी एवरेज पावर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें से एस हटा दीजिए, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो बी, ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर यूनिट। तो यही तीन फॉर्मूला ओवरऑल आप सीखे। क्या सीखे, यही तीन फॉर्मूला। और ये जो एनर्जी है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों चूंकि बराबर होता है इसलिए दोनों का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, एवरेज निकालिएगा। ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो निचोड़ इतना हो गया, ये एनर्जी पावर की बात हो गई। अब साउंड वेव भी होगा तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, खाली साउंड वेव में क्या होता है, ये वी बदल जाता है उसको। एयर में कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन के रूप में एनर्जी ट्रेवल करता है, तो वी जो है उसका फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ रस्सी के केस में वी हो गया रूट, इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ वेव, खाली रस्सी में जो वेव का वेलोसिटी होगा रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, रूट टी बाय रो एस होगा मीटर पर सेकेंड। और इन केस ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव अभी पढ़ाई नहीं है, तो बाद में पढ़ाएंगे, जब ये सब खत्म कर लेंगे तब साउंड वेव में चलेंगे। तो साउंड वेव में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर में हम लोग जानते थे रूट गामा पी बाई रो, गामा को बोल, गामा पी को बोलेंगे गामा आर टी बाई रो, टेम्परेचर बाय एम। गामा होता है सीपी बाय सीबी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बाद में पढ़ेंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ वेव वी का खाली फॉर्मूला बदलेगा और बाकी एनर्जी इंटेंसिटी सब यही रहे, है ना, नोट कर लीजिए। तो किसी भी वेव के लिए हो गया, रस्सी मान के चले, लेकिन किसी भी वेव के लिए ऐसा ही फॉर्मूला। इंटेंसिटी आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये बहुत फेमस। ओमेगा में फ्रीक्वेंसी होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये भी फेमस। आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव, आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव, नोट कर लीजिए। तो वेव का आज हम लोग देखे वेलोसिटी कितना होता है रस्सी में, कितना पावर ट्रांसफर होता है, कितना एनर्जी होता है, इन सारी चीजों को देखें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर सकेंगे, ये फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। रहने दें इसको।
मिटाना है। बहुत सारे बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं समझ में आता है, क्योंकि डायरेक्ट लिख देता है बुक में। हम तुमको डिटेल बताए कैसे हुआ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज कैसे निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज एक बार तुम देख लो। यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज देख लो, एक्स तो जीरो कर देगा, इस तरह का टर्म आ गया, जीरो से टी में निकालेगा, डिवाइडेड बाई टी, इसको एवरेज बोलेंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और जीरो से टी इंटीग्रेशन करना है इसका, अभी लिमिट बाद में लगाए। इसका इंटीग्रेशन करेगा जीरो से टी, एक बार देख लो और जिंदगी भर याद रखो। ये 2 बाहर चलाएगा, नीचे चलाएगा, 1/2t हो गया। और ये dt का इंटीग्रेशन जीरो से टी, और cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन जीरो से टी। अब ये देखो 1/2t आ गया, इसका इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन sin 2t 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा जीरो से टी। ये तो dt का इंटीग्रेशन जीरो से t लिमिट लगा दिए तो t ही बचेगा, अलग अलग लिमिट लगा दो, 1/2t ये हो गया t प्लस साइन ओमेगा टी को बोलते हैं 2 पाई, तो साइन 4 पाई जीरो हो जाए, यहाँ कैपिटल टी डालेंगे तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी 2 पाई है तो 2 ओमेगा टी 4 पाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और जीरो डालेंगे तो साइन जीरो जीरो ही होता है, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो टी टी कट जाएगा तो क्या बचा, हाफ। तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ आएगा, इसको याद रखना है। कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या आया, हाफ आया। कॉस का एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ होता है ऐसा, एवरेज मतलब एरिया निकालना, तो जितना ऊपर में प्लस है उतना ही नीचे में माइनस है, तो सिर्फ कॉस का एवरेज लेगा तो जीरो हो जाए एक साइकिल में। कॉस स्क्वायर कर देने से ये माइनस वाला ऐसे प्लस हो जाता है, इसका एवरेज जो है हाफ चलाता है, 3/2 आ जाता है, हाफ चलाएगा एक साइकिल में एवरेज। साइन स्क्वायर का भी एवरेज एक साइकिल में हाफ हो जाएगा। अब फुल साइकिल में सिर्फ साइन का एवरेज लेगा तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना माइनस उतना प्लस है, इसका एवरेज जीरो आ जाएगा साइन। तो साइन कॉस का एक साइकिल में एवरेज जीरो होता है, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक साइकिल में एवरेज हाफ हो। ये एक बार दिखा दिया, अब हमेशा यूज कर सकता है जिंदगी भर के लिए, नोट कर लेंगे। इसलिए वहां कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ लिखे थे। समझ में आया जी, यस और नो? इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इन वन साइकिल, कॉस स्क्वायर थीटा इन वन साइकिल। अब थीटा की जगह पे कुछ भी रहे, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इन वन साइकिल, ये हाफ होता है, इसलिए डायरेक्ट यूज किए थे हाफ। अब जहां भी रहे इतना इंटीग्रेशन कौन करेगा बार बार, इसलिए एक बार करके अलग से देख लिया, अब दिमाग में बैठा लिए। अब कभी भी मिलेगा कॉस स्क्वायर का एवरेज एक साइकिल में तो हाफ लिख देना फटाक से। तो ये एनर्जी पावर और वेव का इक्वेशन देख लिया। अब एक होमवर्क तुमको देते हैं और इसको करके लाना। एक रस्सी लटका दिए, अब रस्सी का कुछ मास होगा, अब रस्सी का कुछ मास होगा, ये रस्सी एल लेंथ का, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ का मास म्यू है, केजी पर सेकेंड यूनिट, केजी पर मीटर यूनिट हो। अब यहाँ पे हाथ से थोड़ा रस्सी को हिला देते हैं तो वे पल्स ऐसे डेवलप हुआ। अब ये पल्स जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो तुमको निकालना है कि एक्स दूरी पे, यहाँ से जब एक्स दूरी पे गया तो यहाँ पे वेव पल्स का वेलोसिटी कितना होगा, और उसके बाद पूरा यहाँ से लेके एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू एल तक इस पल्स को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टू रीच एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल, ये कितना टाइम लगेगा पल्स को 0 से लेके पूरा एल लेंथ तक। यहाँ पे तुम हिलाया, समय के साथ ये आगे चलता चला जाएगा, इसका वेलोसिटी भी होगा, तो कितने टाइम के बाद पहुंचता है, वही वेलोसिटी तुमको कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी बार बार चेंज करेगा, तो वही इसलिए वेलोसिटी चेंज करेगा तो दूरी कैसे निकालेंगे, एल दूरी जाना है टी टाइम से, अलग अलग स्पीड से दौड़ेगा तो कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाना है। ये क्या होगा, टाइम कि यहाँ पे हिलाए रस्सी को और ये पल्स धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गया,
तो कितने टाइम में पहुंचेगा, और x डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, क्या वेलोसिटी सेम होगा या वेलोसिटी बदलते हुए जाएगा। तो बोले यार रस्सी में तो अभी ये बताया कि वेलोसिटी √T/μ, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा, एक्चुअली टेंशन यहाँ पे बदलेगा रस्सी में। जैसे तुमको याद होगा हम बताए थे, यहाँ पे रस्सी बांध के, बाल में रस्सी बांध के फांसी लगाएगा कोई, तो ज्यादा वेट बॉडी का खींचेगा उसको, तो टेंशन वहां ज्यादा होगा। कमर में रस्सी बांध के लगाएगा तो कमर के नीचे का वेट खींचेगा, तो वहां टेंशन अलग होगा, है ना। और कंधे में रस्सी बांध करके फांसी लगाएगा तो कंधे के नीचे वाला वेट खींचेगा। तो यहाँ पे रस्सी में इतना सा लेंथ लोगे, इतने लेंथ का वेट खाली खींच रहा है, इतना लेंथ लोगे इतने लेंथ का खींच रहा है, और इतना लेंथ लोगे और ज्यादा रस्सी खींचेगा इसको, पूरा लेंथ लोगे तो सबसे ज्यादा खींचेगा, मतलब यहाँ टॉप पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा रस्सी में, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। जब टेंशन वेरिएबल है, तो टेंशन वेरिएबल है यहाँ पे, टी वेरिएबल है, तो वी भी वेरिएबल होगा, वी भी वेरिएबल होगा, तो मतलब हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होगा वेव का, क्योंकि टेंशन हर जगह सेम नहीं है रस्सी में। वो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग था तो हर जगह टेंशन सेम था, यहाँ पे वेट के चलते टेंशन अलग अलग होगा, तो इसलिए वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल वेलोसिटी से तुमको घर का 10 मीटर जाना है, तो जब तुम पढ़ने आया था उसी समय ये क्वेश्चन पूछे थे, स्पीड बदल के दौड़ेगा तो कैसे निकालेगा। तो इस क्वेश्चन को बना के लाना, ये होमवर्क, ठीक है। अगले क्लास में इसको कराएंगे, टेंशन बता दिए, अब ये सब क्वेश्चन कर सकता है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं आज के क्लास के लिए, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे जो है इसको बढ़ाएंगे। जो जो एब्सेंट है उन लोग को बोल देना एब्सेंट नहीं रहने के लिए, नहीं तो दिक्कत होगी।